बात जो आपने जो पीढ़ी की बात की है, उससे राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए कि एक घटना को घटना देखना चाहिए, उसमें जबरदस्ती की राजनीति खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अमित जी, एक कमेंट जरा पंजाब की सियासत पे भी ले लेता हूं। जो किसान आंदोलन हुआ उसका फायदा शायद कांग्रेस नहीं उठा पाई, जबकि आम आदमी पार्टी ने लगता है उसका फायदा उठा लिया, या वजह कुछ और? अब देखिए, अगर आप प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा इसकी वजह कुछ और है, और मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, पहली बार तो वो वोट के थ्रू चुन के आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि पंजाब की जनता ने सोच समझ के उनको वोट दिया है, क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती क्षेत्र है। पंजाब 80 के दशक में एक बहुत बुरे दौर से गुजर चुका है, और जैसा ये सुनने में आया है और ये पढ़ने में आया है कि आम आदमी पार्टी का खालिस्तानी संगठनों के साथ इनका काफी इनका मेल जोल, इनकी बातचीत है, और इनकी जो बहुत सारी जो बाहर से जो फंडिंग आती है वो खालिस्तान समर्थक ही करते हैं। तो मैं ऐसी प्रार्थना और मैं ऐसी आशा जी करता हूं कि वो जी पंजाब को एक अच्छी सरकार देंगे। और मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बहुत आशंकित हूं आम आदमी पार्टी के पंजाब में आने से आशंकित हैं, क्योंकि कई तरह की जो राजनीतिक चर्चाएं, अफवाहें वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। यूपी की अगर बात कर लें तो 265 सीटों पर बीजेपी आगे रुझानों में, 126 सीटों पर एसपी, 5 सीटों पर बीएसपी, और कांग्रेस यहां घट गई है और बीएसपी 1 सीट फिर से बढ़ गई है। 4 पे थी, अब 5 पे आ गई है। अदर जो निर्दलीय हैं उनकी भी 1 सीट घट गई है, 3 सीटों पर अब निर्दलीय हैं। तो जो ये रुझान अब नतीजों में परिवर्तित होंगे, तो जहां तक लग रहा है ट्रेंडिंग के हिसाब से, तो 265 अगर बीजेपी है तो कितना घट जाएगी? 262। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार तो बीजेपी बना ही रही है। नवीन जी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी इस पे तो ना कोई बहस है ना बहस होगी। इस पे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। जो आपकी और मेरी जो वार्ता का विषय है, जो बहस का मुद्दा है, वो सिर्फ ये है कि भाजपा की सरकार कितने सीटों के फासले या कितने सीटों के अंतर से बनेगी। तो मुझे, जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरा ये अनुमान था कि 265 से 280 के बीच में इनकी सीट आएगी। हो सकता 5-10 कम या 5-10 ज्यादा हो जाए, लेकिन मेरे मन में इस बात में कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। अमित जी, अगर 2017 की बात करें, 325 सीटें और इस बार 264 के तकरीबन रुझानों में, अगर सीटों का जो ये घाटा हुआ है बीजेपी को, क्या मानते हैं इस घाटे की वजह को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको कम से कम 40 से 50% सीटों का घाटा हुआ है। 2017 के चुनाव में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। देवबंद जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ये फैसला भी कर लिया था कि कुछ भी हो, हम सारे वोट समाजवादी पार्टी को देंगे, क्योंकि हमें योगी की सरकार और भाजपा की सरकार को हटाना है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान होगा, लेकिन उतनी सीटों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो औरतें हैं उन्होंने पहले की ज्यादा की संख्या में इस पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और आज भी बहुत सारी मुसलमान वर्ग में, खासतौर पर महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमान का पुरुष वर्ग था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इस बार थोड़ा कट गया है। कट नहीं गया है, उसने ये फैसला कर लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को, विशेष तौर पे हमें योगी सरकार को यहाँ पे हटा के समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करती है। माइनॉरिटी की बात करते इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त एक मेरठ दक्षिण से बीजेपी के सोमेंद्र तोमर आगे चल रहे हैं, उसके साथ देवरिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी भी आगे चल रहे हैं। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। भदोही से बीजेपी के रविंद्र नाथ त्रिपाठी वो आगे चल रहे हैं। प्रयागराज दक्षिण से बीजेपी के नंद गोपाल नंदी पीछे चल रहे हैं। मेरठ दक्षिण से बीजेपी के सोमेंद्र तोमर आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही देवरिया सदर से बीजेपी के उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं।
फाजिलपुर नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। अमित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद पीछे चल रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, नैनीताल से बीजेपी के उम्मीदवार पीछे, रामनगर से कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल आगे चल रहे हैं। कालाडूंगी से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश शर्मा वो आगे हैं। लालकुआं से बीजेपी के मोहन सिंह आगे चल रहे हैं, लालकुआं हॉट सीट। हरीश रावत यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट, लालकुआं में 7वें राउंड की जो है वो हो चुकी है मतगणना। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हरीश रावत जो है लालकुआं सीट से पीछे चल रहे हैं। 2017 का इलेक्शन भी हरीश रावत 2 सीटों से हार गए थे। इस बार पूरी उम्मीद उन्हें थी, पूरी कोशिश हरीश रावत ने की थी, लेकिन अब तक के रुझानों के मुताबिक अपनी सीट लालकुआं को बचाने में हरीश रावत कहीं ना कहीं पीछे हैं। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट करीबन 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लालकुआं में 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 3156 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरीश रावत को अब तक 20,062 वोट ही मिले हैं। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 31,056 वोटों से आगे चल रहे हैं। लालकुआं में 7वां राउंड जो है वो काउंटिंग का फाइनल हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि हरीश रावत के कंधों पर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी थी। चुनाव कैंपेनिंग के अध्यक्ष हरीश रावत थे और हरीश रावत एक फ्री हैंड की बात कर रहे थे। हालांकि फ्री हैंड मिलने में देरी हुई, उसके बावजूद हरीश रावत उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। कांग्रेस का तर्क था कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी में जो बीजेपी की सरकार है उस पर कई सवाल कांग्रेस उठा रही थी, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उत्तराखंड से 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 23 सीटों पर आगे है और निर्दलीय 4 सीटों पर आगे हैं। भीमताल से बीजेपी के राम सिंह कैड़ा आगे चल रहे हैं। राम सिंह कैड़ा पहले निर्दलीय थे 2017 में, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। लालकुआं से कांग्रेस के महेश शर्मा आगे, हरीश रावत यहां से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में शायद वो मिथक टूट जाएगा कि मिथक था 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, लेकिन लगता है कि जनता ने इस बार अपना मन बदला है और अपने मन को बदलकर उन्होंने 43 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, तो कई मिथक शायद इस बार टूट जाएंगे। एक मिथक यह भी था कि उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री रहते हुए कोई भी उम्मीदवार अपनी सीट बचा नहीं पाया, लेकिन अरविंद पांडे जो है अपनी सीट बचाने में देखो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रुझानों में तो वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है कि कालाढूंगी से बीजेपी आगे चल रही है, लालकुआं से भी बीजेपी आगे चल रही है, हरीश रावत यहां से पीछे हैं, भीमताल से भी राम सिंह कैड़ा लगातार आगे चल रहे हैं। कालाढूंगी से कांग्रेस के महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें टिकट मिला था। नैनीताल से बीजेपी की सरिता आर्या आगे चल रही हैं। सरिता आर्या पहले उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, अब वो वहां से आगे चल रही हैं। उनके सामने जो बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो लगातार पीछे चल रहे हैं। यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या नैनीताल सीट से सिटिंग एमएलए थे, लेकिन तब वो बीजेपी में थे। उसके बाद जब दल बदल हुआ तो वो चले गए कांग्रेस में, और जो सरिता आर्या थी वो चले गई बीजेपी में। अब बीजेपी से वो आगे चली है। भीमताल से राम सिंह कैड़ा, ये कुमाऊं की सीटों का हाल है पूरे उत्तराखंड की। अगर बात अजय भट्ट जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रुझानों में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी बन रही है और उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। पहला कमेंट सर आपका। ये मोदी जी के प्रति देश की जनता को
अटूट विश्वास है जी। और जो कहते हैं वो किया भी है। आप देख लीजिए जितनी भी दुर्घटनाएं कहिए या घटनाएं कहिए हुई थी, चाहे पेंडेमिक हुआ हो जी। कोविड का, या यूक्रेन में हुआ हो, जी। या अन्य देशों में जो घटनाएं घटी हों, जिस तरह से कहा था कि हम अपने नागरिकों को लाएंगे, जी। उस पर बिल्कुल आगे बढ़े हैं। और देश को आगे ले जाने के लिए जिस तरह की बात कही थी, आज देश कहाँ है आप देख लीजिएगा। जो लोग मजाक बनाते थे ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, आज प्रधानमंत्री ही नहीं बने बल्कि विश्व के नंबर 1 के नेता हैं। आज सारा विश्व संकट की घड़ी में मोदी जी की ओर टकटकी लगा के देखता है और उनसे वार्ता करता है और उन पर अटूट विश्वास किया है यहाँ की जनता ने। आपने देखा है आज उत्तराखंड में हमको भारी बहुमत मिल रहा है, क्लियर मेजोरिटी आ रही है अभी तक के रुझानों में, और हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन काम किया। मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व है, हमारी सरकारों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। आज उसका परिणाम है कि सब मिलजुल कर जनता ने हमको आगे किया है। जो एक ऐतिहासिक काम है वो मिथक भी टूट गया है, जिससे कहते थे कि एक बार कांग्रेस आएगी एक बार आएगी। वो मिथक पहली बार आज यहाँ टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और जो लोग तरह तरह के आरोप हम पर लगाते थे, तरह तरह की बात करते थे और डिफेम करने की कोशिश करते थे, उनको आप देख रहे हैं कि उनकी स्थिति आज क्या हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे यहाँ हो या अन्य राज्यों में हो। धीरे धीरे वो सब लोग साफ होते जा रहे हैं। और अभी आप देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे तो काफी हम लोग अच्छी स्थिति में यहाँ और अच्छी स्थिति में आएंगे पूरी तरह जब घोषणा होगी। अभी तक हम लगभग 43 सीट पर आगे हैं और कांग्रेस 23 पर आगे बताई जा रही है 23 पर, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और काफी मार्जिन की जनता को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जो हमको बदनाम करने पर लगे थे, हमारी सरकार को बदनाम करते थे या हमारे लिए तरह तरह की उलझुल बातें कहते थे, जनता इतनी समझदार है, उन्होंने एक नहीं सुनी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आज आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात की आपने। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे चल रही है। कांग्रेस के हरीश रावत अपनी सीट पे ही पीछे चल रहे हैं, वहां भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो उनको मात देने के पूरी टक्कर दे रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आपको हरीश रावत का सीट पे पीछे होना? मैंने पहले दिन ही कहा था ऐसा, जब मेरी और उनकी संसद में आमने सामने हम खड़े थे तो मैं सब आप लोगों की और भाजपा उधम सिंह नगर और वहाँ की जनता और नैनीताल की जनता ने मुझे संसद में भेजा और उत्तराखंड की जनता का असीम प्रेम मेरे साथ रहा। उसके बाद जब ये यहाँ थे भाई साहब तो मुझे लगा कि रामनगर छोड़ के जब यहाँ आए बिल्कुल मेरी तरह घटना हुई। उनको हरिद्वार मिला था तो वो सीधे नैनीताल आके हरिद्वार से अलग कर लिया उन्होंने अपने को, ताकि मैं वहां जाऊंगा। मुझको बहुत सॉफ्ट टारगेट माना उन्होंने, कमजोर माना। और आज फिर उन्होंने रामनगर को छोड़ के जो वो लालकुआं आए, उनको लगा कि लालकुआं में बहुत अच्छी स्थिति में रहूंगा। मैंने उसी दिन कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है भाई साहब की, क्योंकि जो मोहन बिस्टे हैं उनके बारे में ये है कि एक मैं वहां के कुमाऊनी भाषा में बोला था कि अगर रानी बाग जान छू तो मोहनदा, यानी कि रानी बाग में जब कोई अंतिम संस्कार होता वहीं ले जाते क्रियाकर्म के लिए। कह पाल लकड़ा लीजिए डबल नहीं है तो मोहनदा, यानी कि लकड़ियों के लिए भी पैसा नहीं है तो मोहनदा, स्कूल में बच्चा पढ़ाना है तो मोहनदा, कोई बीमार हो गया तो मोहनदा। मैं इस तरह से मैंने एक वहाँ की कुमाऊनी भाषा में जो बोला था वो 1.5-2 लाख बता रहे थे लोग, 2 लाख लोगों ने देखा उतना पोस्टर जगह जगह। तो यानी कि वो रिक्शा, तागा, छोटा बड़ा, मोहल्ला, गरीब अमीर सबके बीच में मोहनदा के नाम से फेमस था। और ये उनकी बिस्ती की एक खासियत रही है, वो हर जगह पहुंच जाते थे। नामकरण हो रहा हो, कोई संस्कार हो रहा हो, हो रहा हो, कोई बीमार हो गया हो, किसी के बच्चे का एडमिशन हो, किसी को फीस देनी हो, तो वो अपनी तरफ से आर्थिक मदद भी करते थे, इसलिए वो बहुत फेमस थे। तो मैंने उसी दिन कहा कि माननीय रावत जी
जो जा रहे हैं फिर गलती कर रहे हैं यहाँ से उठ के, लेकिन वो नहीं माने। तो आज करीब करीब इस समय तक 9000 वोटों से वो पीछे हैं। मैं समझता हूँ कि वो सीट भी हमको मिल रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो हमको बदनाम करते थे, जो ताल ठोकते थे, भाजपा कुछ नहीं है, भाजपा की सरकार कुछ नहीं करी, डबल इंजन फेल हो गया है, आज उनकी स्थितियां आप सब देख रहे हैं। पुनः एक बार उत्तराखंड की जनता को कोटिशः नमन करता हूं और साथ में उत्तर प्रदेश की जनता को भी कोटिशः नमन है कि उन्होंने इतिहास कायम कर दिया है आज। जी भट्ट जी, बस आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि समय की कमी आपके पास भी है। एक अफवाहें पिछले कई दिनों से शायद विपक्ष उड़ा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो धामी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अजय भट्ट जी का क्या कमेंट है इसमें? नहीं, ये गलत बात है। विपक्ष हमेशा यही अफवाहें चलाता है। क्यों नहीं बनेंगे, कारण तो बताइए। जी भाई, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो पार्टी अपना डिसीजन लेती है। ठीक है, यही होता है कि जो चुनाव लड़ रहा होता है उसी का नेतृत्व होता है, ऐसा कहीं नहीं। ये विपक्ष का एक बदनाम करने का तरीका है, एक फिर उनका एक हिट एंड रन वाला जो चलते हैं वो उनकी पॉलिसी है, उसी का एक हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय भट्ट जी, अपना कीमती समय टीवी 100 को देने के लिए और तमाम इस चुनावी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो बीजेपी जो है उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। 46 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आ गए हैं, 21 सीटों पर कांग्रेस। संदीप कुमार कुमाऊं के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, जो स्थितियां हैं वो लगातार बदल रही है, बीजेपी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उधम सिंह नगर जिले की क्या कुछ नई अपडेट है? जी बिल्कुल नवीन, जैसे सुबह से जो घटनाक्रम चल रहे थे, उतार चढ़ाव लगातार आ रहे थे, तो इन उतार चढ़ावों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर ये जरूर बन रही है कि खटीमा विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी विधानसभाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सितारगंज विधानसभा हो गई, या आपकी रुद्रपुर विधानसभा हो गई, या आपकी आगे काशीपुर विधानसभा, बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव का ये खेल काफी देर से चल रहा है। और आपको मैं बता दूं नवीन, ये आंकड़े बड़े ही सीमित तरीके से देखे जा रहे हैं, जहां पर 1000, 2000 या 500 इस तरह के वोटों का जो अंतर चल रहा है। तो अभी तक ये क्लियर करना, कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अब ये जो निर्णायक भूमिका होगी वो किसके पाले में जाएगी, किसके पक्ष में रहेगी। लेकिन सुबह से आंख में चले का खेल देख रहे हैं आप लगातार कि किस तरीके से नवीन सुन रहे हैं आप मुझे? जी संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो ये किस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भूमिकाएं आप देखते हैं कि खटीमा से लेकर के और जो आपका जसपुर तक का जितनी 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों का क्रमवार तरीके से आपने आंकड़ों के साथ में सारी स्थितियों पर आप गौर देख रहे हैं कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां जिस तरीके से देखी जा रही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे चुनाव प्रचार किया था, जो स्थितियों को जनता के बीच रखा था, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आम आदमी जिस तरीके से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बेहतर प्रदर्शन की जो उम्मीद बीजेपी से की जा रही थी, वो आज मतगणना के दिन सीधे सीधे जनता देख रही है। नवीन, संदीप जी, एक बड़ी खबर ये भी है कि लालकुआं सीट से हरीश रावत लगातार पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि ये अभी हो गया, अचानक हो गया, ये सुबह से ही जब शुरुआती पहले राउंड की मतगणना की गई थी, उसके बाद से ही जो रुझान आने शुरू हुए, उनमें हरीश रावत लगातार पीछे चलते दिखाई दे रहे थे। और मोहन बिष्ट जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को, जो लगातार बता रहे थे कि मोहन बिष्ट की जो रणनीति थी, जो जीत के जो कारण बन रहे हैं, क्या कारण था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। दूसरा, जिस तरह से संध्या डाला कोटी ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था, तो इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा हरीश रावत को भुगतना पड़ा। हालांकि उनको उस आधार पर वोट मिलते नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो एक मैसेज कन्वे की जो प्रथा और परंपरा है कि एक कांग्रेसी ने ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोकी थी, तो ये कहीं ना कहीं चीजें जनता ने इसको आत्मसात करते हुए मोहन बिष्ट को ज्यादा मत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हरीश रावत, जिनको ये उम्मीद थी, जिनके दम पर ये चुनाव लड़ा गया उत्तराखंड के अंदर, आज वही अपनी विधानसभा लालकुआं से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप जी, अगर रुद्रपुर सीट की बात की जाए तो राजकुमार ठुकराल की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं निगाहें उनके ऊपर भी थी?
जी बिल्कुल नवीन, निगाहें उन पर थी। 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर उन्होंने रुद्रपुर शहर में जनता की जीत वो रहे थे, लेकिन जब उनका चुनावी टिकट जो काटा था भारतीय जनता पार्टी ने, इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कमान संभाली थी और उन्होंने चुनाव लड़ा था। रणभूमि में आए थे तो चुनाव भी अच्छा लड़ा था, ऐसा नहीं कि चुनाव अच्छा नहीं लड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट कही जाती है रुद्रपुर। जब से तिलकराज बेहड़ यहाँ से चुनाव हार करके लगातार 2 बार किच्छा की तरफ, इस बार किच्छा से चुनाव लड़ रहे थे, तो राजकुमार ठुकराल ने लगातार 2 बार उनको करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद यहाँ की जो रुद्रपुर की जो सीट थी उसको भारतीय जनता पार्टी के पाले में लोग कहते आए थे। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से शिव अरोड़ा लगातार लीड लेते नजर आ रहे हैं, तो अभी तक के जो आकलन है उनमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड ले रही है। और राजकुमार ठुकराल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव अरोड़ा से फाइट करती नजर आ रही है नवीन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सिंबल का एक खेल होता है कि सिंबल कांग्रेस ने अपने सिंबल पर प्रत्याशी को उतारा, बीजेपी ने अपने सिंबल पर प्रत्याशी को उतारा। तो जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो आज भी सिंबल के आधार पर उन्होंने वोट किया है। और शायद यही कारण रहा कि राजकुमार ठुकराल जो कि लगातार 10 साल से रुद्रपुर शहर की कमान संभाल रहे थे, आज वो तीसरे पायदान पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं नवीन। संदीप जी, हल्द्वानी की सीट का क्या कुछ हाल पता है क्या कुछ चल रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट किया था कि जोगेंद्र रौतेला जो कि मेयर भी हैं हल्द्वानी क्षेत्र में, वो आगे चल रहे थे और सुमित हंडे जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे वो पीछे चल रहे थे। हालांकि अभी जो नया अपडेट आया है उसके बारे में मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी आधे 1 घंटे पहले का मैंने आपको अपडेट दिया था। तो ये उतार चढ़ाव नवीन मैंने देखा कई विधानसभा सीटों पर मामले इतने करीबी जा रहे हैं कि जहां से लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि शायद इतना करीबी मामला बनेगा। खुद मैं बता रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट को लेकर के कभी मुख्यमंत्री 900 वोटों से पीछे चल रहे थे, इसके बाद फिर करीब 75 वोटों से आगे हो गए, इसके बाद फिर 16 वोटों से आगे हो गए, लेकिन अब उसमें 2 जीरो बढ़ा दिए गए। अब 1600 वोटों से मुख्यमंत्री अभी जो खबर आ रही है उससे पीछे चल रहे हैं। तो इतने नजदीकी आंकड़े आप देख रहे हैं। आप धारचूला की बात करें, धारचूला में कांग्रेस प्रत्याशी जो कि हरीश धामी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ से भी उतार चढ़ाव का खेल आप देख रहे थे कि किस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहा था। मयूख महर का जो आंकड़े थे उनमें भी कहीं ना कहीं आगे पीछे की थोड़ी स्थितियां बनती नजर आ रही थी। हालांकि वो अभी जो खबर आई थी उसमें मयूख महर थोड़ा सा करीब 300 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो उतार चढ़ाव के साथ में आगे पीछे हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि रुझान जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आने वाला जो समय है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होने के लिए जा रहा है। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप ये भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार लगातार बनते हुए रुझानों में नजर आ रही है। हाँ, लगातार बीजेपी जो है रुझानों में आगे आ रही है, लेकिन अभी नतीजे आने में थोड़ा समय है। अब नतीजे क्या कुछ निकल के आते हैं उस पर भी लगातार अपडेट बनी हुई है, लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं और देखिए सबको आज ही के दिन का इंतजार था, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब वोटिंग हो रही है। और देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रुझान ये बन रहे हैं और बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की, और देखिए आंकड़े भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बन रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 46 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और स्थिति साफ होती जाएगी, साथ ही साथ तस्वीर साफ होती जाएगी किसके सिर पर सहरा सजने वाला है, आज इसका खुलासा भी हो जाएगा। हालांकि देखिए तमाम पार्टियां अब चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, अभी भी दावे ठोक रही है कि वो जरूर बढ़त बनाएंगे। हालांकि देखिए स्थिति बेहद गंभीर इस वक्त कांग्रेस की नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार
दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए वो रुझान उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि संजय राय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। देखिए रुझानों का अगर हम जिक्र करें तो क्या देखा जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी कई बार रैलियों में कहते हुए आए थे कि होली से पहले वो होली मनाने वाले हैं। क्या इस स्थिति में अब आ गई है बीजेपी? जी बिल्कुल, नमस्कार सभी दर्शकों को। और सपना जी, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा था कि ये होली मनाने की स्थिति है, क्योंकि उन लोगों ने काम किया और अपनी बात को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे पब्लिक के बीच में उन्होंने किया। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जिस तरीके से ये अभी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम सरकार में आ जाएंगे, लेकिन उनके अंदर गुटबाजी और जिस तरीके से उन लोगों के अंदर हरीश रावत को पीछे उन्होंने ढकेला, फिर हरीश रावत ऊपर से आए, प्रेशर बना। अभी उनमें तय नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हरीश रावत बनेंगे या कौन बनेगा। अब हरीश रावत को अपनी सीट बचानी ही मुश्किल पड़ रही है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का ये हाथ है कि उनको और कांग्रेस को कांग्रेस से खत्म करने का काम भी कांग्रेसियों ने ही किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों को बदला है, कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया है, उसका इनको फायदा मिल रहा है। और अभी और आगे फायदा देखिए, अभी जितने भी सीटें मिलने, रुझान है 44 का है और कांग्रेस को 22 का है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें रुझान अब परिणाम में कुछ ही देरों में आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब ये सीटें 5वें 6ठे राउंड का हो चुका है लगभग, और इसको अभी परिणाम में हम लोगों को तब्दील होना है और हम लोग बातचीत करते रहेंगे, ये परिणाम बदलते चले जाएंगे। जी, और देखिए स्थिति जो इस वक्त गंभीर हरीश रावत की देखिए इस वक्त बनी हुई है। पहले रामनगर, लेकिन उसके बाद सीट चेंज कर दी गई, जो भी समीकरण देखिए बने, और उसके बाद सीट चेंज कर दी गई लाल कुआं। और अब देखिए रुझान आ रहे हैं जिस तरीके से कि वो काफी पीछे इस वक्त चल रहे हैं। तो क्या मुद्दे इस वक्त हावी रहे होंगे उस दौरान? मेन संगठन में उनकी पकड़, और मुद्दे तो इस वक्त चले ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप चले। मुद्दे जो जमीनी थे और काम थे, उन सब चीजों पे चर्चाएं हुई नहीं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हुए, चाहे वो उत्तराखंड में रहा हो, उत्तर प्रदेश में रहा हो, पंजाब में रहा हो या गोवा में रहा हो। ये चीजें केवल वहां पर विकास के मुद्दों को अपनी थोड़ी सी बात रखते थे, लेकिन इन लोगों के अंदर आपस में जो विरोध होता था, आपस में इन लोगों की बातों का होता था, वो करने का तरीका ही अलग अलग था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के काम को भी दिया, जो इनकी जो 4 धाम के लिए जो इन लोगों ने सड़क बनाई और सब जो काम कर रहे हैं, जो इन्होंने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मार्ग को इन्होंने क्या नाम है कर्णप्रयाग तक पहुंचाने की बात की है, कुमाऊं के विकास के लिए जो बातचीत की है, गढ़वाल के विकास के लिए जो बात की है, तो उसमें बहुत सी चीजों को इनको किया है। लेकिन इनके नेता ही, इनके मंत्री ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, वही उनको थोड़ा सा काम नहीं करने दे रहे थे, जिसकी वजह से धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में लाना पड़ा। और उसका फायदा इनको मिला भी, धामी जी को लाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। अगर कोई और होता तो शायद ये परिणाम नहीं आते। और हम तो ये कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस वक्त फिर आ रही है और काम अब प्रोग्रेस और होंगे। डबल इंजन सरकार पहले भी थी, डबल इंजन सरकार अब फिर विकास के काम को आगे लेकर के चलेगी। हाँ, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने आपस में आपसी भीतरघात, आपस में गुटबाजियां की, उसकी लेग पुलिंग इन लोगों के अंदर बहुत अधिक है और आगे हमेशा से रही। कांग्रेस को नुकसान लेग पुलिंग नहीं किया है। जी, तो बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। क्या कुछ स्थिति देखिए इस वक्त बनी हुई है वहाँ पे? जी बिल्कुल सपना, मैं बताना चाहूंगा कि बाराबंकी में अगर देखा जाए तो इस समय एकदम से बीजेपी लीड कर रही है। कई विधानसभा इलाकों पे जो है बीजेपी आगे बढ़ गई है। ऐसे में हैदराबाद विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो है सपा आगे चल रही है। और यहाँ पर खास बात सामने ये आ रही है कि बेनी प्रसाद वर्मा जी के जो लड़के हैं राकेश वर्मा, वो भी पीछे हैं, और जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद सिंह गोप जी, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी बात है, मतलब अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो जनाधार है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जी, बीजेपी का जनाधार देखिए हर जगह बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन वो शायद बीजेपी का MY फैक्टर काम कर गया, जिसमें मोदी और योगी, और देखिए नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक रैली में कहा था यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। क्या उपयोगी लगता नजर आ रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल सपना, देखिए बता दें कि कहीं न कहीं देखिए जहां जैसे अभी पक्ष और विपक्ष की बात आई थी कि खाली ईवीएम को लेकर भी मामला एकदम से
सुर्खियों में आया है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में देखना यह कि देखिए लगातार जो है मतगणना के बाद जो है बीजेपी की बढ़त जो है बहुत, अगर देखा जाए तो मुंह तोड़ मामला सामने आ रहा है और एक तरीके से जो सपा के नेता है वो भी पीछे हो गए हैं और लगातार भाजपा आगे जीत रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर भिड़ंत आमने सामने बड़ी टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है सीधे तस्वीर साफ हो रही है और बीजेपी 6 विधानसभा की अगर हम बात करते हैं बाराबंकी की, तो कई विधानसभा के इलाकों में जो है अभी बढ़त बनाए हुई है बीजेपी। और इसी के साथ एक विधानसभा हैदर की बात करते हैं तो वहां पर भी जो है जो सपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। जी, कितने मार्जिन से आगे चल रहे हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अभी तो कुछ देर में पूरी अपडेट क्लियर होगी कि लेकिन आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो सदर की अगर हम बात करते हैं, सदर इलाके में तो यहाँ पर भी सपा आगे चल रही है और कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पे मतलब अरविंद सिंह गोप गरियाबाद की बात करते हैं तो वो कई मतलब 1000 मतों से पीछे चल रहे हैं। जी जितेंद्र, कोई अपडेट आए तो जरूर हमें बताना। हमारे साथ लगातार संजय भी राय जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखिए, ईवीएम का मुद्दा पहले ही उठा दिया गया। जैसे ही एग्जिट पोल आए, अखिलेश यादव सामने से आए और कहा कि भारी मात्रा में गड़बड़ी हो सकती है। क्या एक तरीके से भूमि बांधी गई एसपी के द्वारा, या उनके उन दावों में कुछ सच्चाई भी नजर आती है? संजय जी। आपका आवाज आ रही है संजय जी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। मेरा देखिए जी, मेरा सवाल ये था कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से ठीकरा एक तरीके से फोड़ा गया, जैसे ही एग्जिट पोल आया, अखिलेश यादव सामने से आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बड़ी धांधली कर रहे हैं बीजेपी पार्टी और देखिए किस तरीके से जो ईवीएम है उसके अंदर छेड़छाड़ की जा रही है। क्या वो एक भूमिका बांधी जा रही थी कि अपने हार का जिम्मेदार किसी ना किसी चीज को ठहराया जाए? क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के बाद बहुत कम देखा गया है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं आज, उसके बाद ही 10 बजे करीब या 8 बजे करीब तमाम पार्टियां ईवीएम पर निशाना साधती है, लेकिन उससे पहले साधा गया। इसकी क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? देखिए, अखिलेश और जयंत की जो गठबंधन है और अन्य पार्टियों का गठबंधन है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे जी। और इन लोगों को ये था कि हम ही बिल्कुल सत्ता परिवर्तन करके हम सत्ता में आ जाएंगे। और हम लोगों ने कई जगह कई चैनलों पर हमने इस चीज को कहा भी है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इनको मार देगा। और जिस तरीके से इन्होंने पत्रकारों से भी मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था कि कोई सवाल कोई उठाता था तो उस पर भी ये उंगली उठा देते थे कि आप रहने दीजिए, आप मोबाइल पत्रकार हैं और सब चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकर के भी इन्होंने जो बात उठाई थी वो भी इनके अंदर जिसका हाव भाव पब्लिक के बीच में जाता है कि फिर ये गुंडागर्दी की सरकार आएगी, उसका खामियाजा ये हुआ कि जो पहला दौर में था, दूसरे दौर में था, तीसरे दौर में ये अपनी बढ़त को लेकर चल रहे थे वो चौथे, पांचवें और सातवें राउंड तक आते आते ये डाउन होता चला गया है। और इवन एक बार तो ये लगा था कि कहीं करहल सीट भी इनके हाथ से निकल जाएगी, तो वहां पर इन्होंने पूरी मेहनत की, दिन रात वहीं पड़े रहे करहल में। तो अभी ये खासियत है कि जो भी ये परिणाम आ रहे हैं, जो रुझानों में थे वही अब परिणाम में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों ने ईवीएम का बहाना तो एक नॉर्मल है, ये लोग काम नहीं कर सके, केवल उनको वोटों में तब्दील नहीं कर सके। फिर दूसरा ये था कि जो हमारा मतदाता था वो साइलेंट हो गया, वो जुड़ा हुआ था इनसे, वोट कहाँ देना है वो दिमाग में था, उसके अंदर क्या देना है, किस तरीके से करना है वो उसने काम किया मतदाता ने। मतदाता अपने निष्पक्ष होकर के सब चीजों को देखते हुए उसको दिखाई दिया कि इस वक्त कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। पहले ये था कि जोर जबरदस्ती और लाठी का राज होता था, जिसने किर दिया, जिस तरीके से गुंडागर्दी और सब चीजें हुई। और उसको लेकर के अभी जो परिणाम अभी आने वाले हैं, जो अभी रुझान में 267 सीटें भाजपा की हैं, 125 सीट सपा की है, सुबह 150 से ऊपर थी समाजवादी पार्टी का भी 125 से, कहीं ये लगता है कि परिणाम आते आते तक 100 से नीचे न हो जाए। हम तो ये भी देख रहे हैं कि अभी बहुत सी ईवीएम्स अभी खुलनी है, अब ये बहाने इनके चलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को ये मालूम था कि ये इस समय जो है कानून का राज चल रहा है और कानून में सुनवाई भी हो रही है, गुंडा तत्व कम है और जो गुंडा एलिमेंट्स थे वो या तो जेलों में हैं या उनके काउंटर्स हो चुके हैं या नहीं है, आगे जिन पे कार्रवाइयां होनी है वो होंगी ही। तो कानून के लिए और सड़कों के विकास के लिए और सब चीजों के लिए जो काम ये छोड़ गए थे उन्होंने काम किए। कोई भी योजना बनती है, कोई भी बजट आता है, वो आगे के सालों के लिए होता है, आगे कोई सरकार आएगी उसको इम्प्लीमेंट उसको करना होता है।
आज कहीं का भी बजट, चाहे केंद्र का ही बजट होगा, वो 20 साल का विजन लेके चलते हैं कि आज नहीं होगा तो 20 साल का होगा। तो इसी तरीके से हर सरकार एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाती है, करती है। फिर उसमें ये कहें कि मैंने ही आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया और सब चीज दिया, लेकिन उनमें आगे देखिए कितने एक्सप्रेसवे और जुड़ते चले गए। शुरुआत की अटल जी ने किसी टाइम में कि चतुर्भुज योजना पूरे भारत में होनी है, कि इस तरीके से सड़कों का जाल बिछा दिया जाए। अटल जी का काम जो था वो आज किस तरीके से सड़कों के जाल के रूप में लोगों को दिख गया, वो भी देखिए। अटल जी की सरकार में जो कि ये नदियों को जोड़ने का काम था और सब चीजें थी, वो काम हुआ था। जलेश्वर मिश्र उस वक्त मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, उनके सहयोगी सरकार में थे। तो आप ये लगाइए कि जो जनता दल की यू के साथ जनता दल की सरकार थी, उसमें वो लोगों ने ये बात को रखी थी और बहुत पुराना मुद्दा है, अब उठाई गई है। अब नहरों को नदियों से और जितनी जो जहां बाढ़ वाला एरिया है वहां नहरों से बना के जो सूखी हुई नदियां हैं उनमें जोड़ने का जो काम शुरू किया गया है, वो जलेश्वर मिश्र के समय का था। ये चीजें लोग नहीं ला पाया, न कह सके जनता के बीच में। बहुत सारी चीजें थी, अपनी बातों का एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर कहना, ये जनता समझ चुकी है कि अब इन सब चीजों से होने वाला नहीं है। विकास को लेना पड़ेगा, अपने गुंडा एलिमेंट्स को रोकना पड़ेगा। बहुत ही काम करने थे और जिस पे जनता ने अभी अपने वोट्स दिए हैं और इस पर अभी ईवीएम के द्वारा जो अभी रुझान है, रुझान अब परिणाम में बदल जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर में। उसके बाद देखिए कि सत्ता तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है और वो पूर्ण बहुमत में आ रही है। जी जितेंद्र, क्या विकास काम आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा काम आया है, या 2017 की तरह ही जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनका चेहरा काम आया है? क्या लग रहा है? सबसे बड़ी बात सामने उत्तर प्रदेश में अगर निकलकर सामने आ रही है, जो राशन जो है मुफ्त में दिया गया है और कोरोना लॉकडाउन के बाद से लगातार राशन दिया जा रहा था, जिसकी बड़ी वजह जो है भाजपा उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बाराबंकी में भी लगातार भाजपा लीड कर रही है और आगे बढ़ रही है। जी लगातार बढ़ती जा रही है। और संजय जी देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से सामने उठकर एसपी पार्टी आती है और कहती है कि 10 तारीख को पता चलेगा किसकी गर्मी निकल जाएगी, इस तरीके की देखिए बयानबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी पीछे नजर आ रही है इस वक्त। क्या बड़ी वजह देखिए मानते हैं, चाहे 2017 की बात कर ले, गठबंधन किया, फिर जनता ने उनको नकार दिया, 2019 में जनता ने उनको नकार दिया और अब 2022 के रुझान साफ तौर पर वही परिस्थिति ला रहे हैं एसपी के लिए। जी मैंने बताया ना कि इनके ओवर कॉन्फिडेंस और एक अनुभव की कमी, इन्होंने मुलायम सिंह जी को भी सबसे लास्ट में लेके आए और मुलायम सिंह जी का सिक्का अब चल नहीं रहा है, न लोगों के बीच में उनका है। शिवपाल ऐसे एक सीट पर सीमित रह गए कि उनको केवलपुर की पार्टी को अपने साथ मर्ज भी किया, लेकिन शिवपाल को केवल अकेली उनकी सीट को लेकर वो विधायक बन जाए, किसी तरह से उनकी लखनऊ की कोठी बची रह जाए और सब चीजें हैं। बहुत सारे काम थे और हर बात को कि अभी बीच में उन्होंने कहा कि जी हम जो जिसमें अखिलेश रहते थे उस कोठी को सफाई करा रहे हैं योगी जी और सब चीजें। सरकार के काम रूटीन में चलते रहते हैं, उसको अपनी तरफ मोड़ना। और हम तो देखिए आज अभी चर्चा कर रहे हैं कि अभी परिणाम आए उसके बाद पता चलेगा ना कि क्या हुआ। अंतिम वक्त में जो मोदी जी की जो रैलियां हुई हैं वो असर करी हैं और वो करती रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर पूर्वांचल रहा है और वो पूर्वांचल में बहुत अच्छी तरीके से उसको लीड करेंगे और वहां पर सारा आपको परिणाम दिखाई दे रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी जहां थी उससे नीचे ही गई है और अभी नीचे और जाने का इनका, अभी ईवीएम के जैसे जैसे खुलते चले जाएंगे उसमें देखेंगे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सुरमा इसमें धराशायी हो जाएंगे। जी और देखिए उत्तराखंड के आंकड़े भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत मिलता बीजेपी को नजर आ रहा है। जो प्रथा जो चलती आ रही थी, मिथक जो चलता आ रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या इंतजार करना चाहिए और समय का, या फिर ये पूर्ण रूप से दिखा रहा है एक तरीके से तस्वीर? उत्तराखंड में देखिए जिस तरीके से परिणाम ही मान लिया जाए इसको कि अभी परिणाम में ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, 1-2 सीटों का ही अंतर आएगा, क्योंकि रुझान ही परिणाम में बदलते हैं। ये पहले से भी रहा है और वो पहले दिन से ही खुलने लगता है। देखिए उत्तराखंड में इन्होंने कहा कि बैलेट जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस ने और सब चीजें की और कई सारे कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन जनता इस चीज को समझती है कि खाना पीना कहाँ है, वोट कहाँ देना है।
लोगों ने बहुत सारी चीजें इन लोगों के बीच में, उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि हमने अब सत्ता में आ गए, अब तू मंत्री बन जाना, अब तू मंत्री बन जाना, इस तरीके से अब सीटों का बंटवारा होने लगा था, इनकी मंत्रिमंडल बंटवारा होने लगा था कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो लोग सीट अभी जीत पाए, यही एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर के कार्यकर्ता तक का, सबका ऊपर के पदाधिकारी तक का, सबका ही इन लोगों का फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक लेकर के ही वो कोई मैदान में आते हैं। और उनका कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके और सभी जगह उनका सक्रियता और सक्रियता से काम करता रहा, और जिसका परिणाम अब ये दिखाई दे रहा है कि अब रुझान जो है वो परिणाम में बदलते आ रहे हैं। जी लेकिन संजय जी देखिए, जैसे पोस्टर बैलेट पर जिस तरीके से निशाना भी साधा गया उस दौरान, लेकिन साफ तौर पर स्टार्टिंग के जो रुझान थे वो कुछ और कह रहे थे, वो कांग्रेस के पक्ष में थे, और ऐसे में जब ईवीएम खुला तो इस तरीके के रुझान सामने आ गए। तो क्या कहेंगे विपक्ष, अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे शायद? ईवीएम पे भी फोड़ने कोई फायदा है नहीं। देखिए, जो पोस्टल बैलेट कैसे डाले जाएं, किस तरीके से पढ़ते हैं, वो भी आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है जी, कि वो पोस्टल बैलेट डाले कैसे जाए, उसमें किया जाए। वो राजनीतिक दल ही जानते हैं, और राजनीतिक दल उनके अंदर कुछ कुछ तरीके से काम को करते हुए करवाते हैं। और वो काम में अब जैसे कि उत्तराखंड के अंदर ही इस तरह के आरोप सबसे ज्यादा निकल के आए कि फौजियों के पोस्टल बैलेट का इस तरीके की जगह से हुआ है, इसकी जांच हो, इस तरीके, वो काम जांच का है, जांच अपनी जगह चल रही थी। पोस्टल बैलेट अब ईवीएम में कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते, न उनके परिणाम इसमें कोई चीज फर्क दिखाई देगी। जी जितेंद्र जी, क्या कुछ अभी अपडेट आ रहा है, कौन आगे चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दें सपना, यहाँ पर जो है अगर कैबिनेट मंत्री जो मतलब सपा में मंत्री भी रह चुके हैं, हरदीप सिंह पुरी की अगर हम बात करते हैं, या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे हैं वो राजेश वर्मा जी, ये मतलब कानून मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी पीछे मतलब कुर्सी से है, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें बाराबंकी में अगर देखा जाए तो इस बार जो है हैदरगढ़ विधानसभा की बात अगर हम करते तो वहाँ पर जो सपा है वहाँ पे लीड कर रही है, वहाँ जो मगन रावत है वो आगे चल रहे हैं। ऐसे में जो और भी जैसे यहाँ पे सदर की बात करते तो सदर में भी जो है सपा आगे चल रही है, और दरियाबाद की बात करते तो वहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है। इसके बाद जो रामनगर है, रामनगर में भाजपा आगे चल रही है। तो ऐसे में अभी जो आंकड़े हैं सामने, लगातार मतगणना जारी है, अभी कुछ ही देर में जो है नए आंकड़े निकल के आएंगे सामने की आखिर किसकी लीड हो रही है और कौन जीत रहा और कौन आगे चल रहा। जी बिल्कुल, लगातार टीवी 100 की भी नजर इस पर बनी रहेगी। जितेंद्र, आप भी हमें बताइएगा क्या कुछ अपडेट है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार अब बढ़त बनाता नजर आ रहा है, और देखिए बीजेपी बेहद बढ़त बनाती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल संजय जी, उत्तराखंड में कौन सा फैक्टर काम कर गया? क्योंकि देखिए 3 सीएम का फेस चेंज करना, धामी को उतना वक्त नहीं मिला कि वो अपनी पकड़ बना सके जनता के सामने। तो क्या नरेंद्र मोदी का नाम काम कर गया बीजेपी के लिए? बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत सबसे बड़ी बात, आप कहेंगे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। नरेंद्र मोदी के विकास का एजेंडा था। फिर नितिन गडकरी के द्वारा जो उत्तराखंड के विकास के लिए जो बजट जारी किया गया, वो सब चीजें, विकास लोगों को दिखाई दिया कि किस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार रुझान दिखा रही है। वो उस पर अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ या कांग्रेस आई तो वो विकास रुक जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने के बाद केंद्र सरकार हो सकता है कि विकास कार्यों के लिए जो धनराशि है वो नहीं दे पाती। और जनता ने वोट देते वक्त में इस चीज का विशेष ध्यान दिया है कि हम कौन सा, सेंटर कौन है और स्टेट कौन है, उसी हिसाब से उत्तराखंड देखता है वोट। और उत्तराखंड का जितना भी मतदाता है, कोई भी अनपढ़ या बिल्कुल ही जिसे कहा जाए कि गांव की तरह से किसी की बातों में आ जाएगा कि इसमें दे दो जी, एक तरफा दे दे, लेकिन वो पढ़ के सोच समझ के आपस में चर्चा करके और एक तरफा वोट डालता है। और उसका परिणाम अभी देखिए आपको सामने आ रहा है कि इतना बेहतरीन बीजेपी सरकार दोबारा से उसमें आ रही है। और कांग्रेस ने बिल्कुल हवा एक खड़ा कर दिया था कि हम ही आ रहे हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं, और उनका हवा अपने नेता हरीश रावत को ही बचाने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये भी एक देखने वाली बात है, एक सोचना चाहिए कांग्रेस जी बिल्कुल, और बहुत सोचने वाली बात है। इस दौरान हमारे साथ दुर्गेश शुक्ला भी श्रावस्ती से जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है दुर्गेश? जी आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में सुबह से मतगणना हो रही है। श्रावस्ती जनपद में दोनों विधानसभा से सुबह से मतगणना हो रही है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस व्यवस्था के इंतजाम है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रावस्ती जनपद में
दो विधानसभा में सुबह से ही सपा बढ़त बनाई हुई है और काफी बढ़त बनाई हुई है। लगभग 17वां राउंड है। 17वां राउंड में भी सपा अपना बढ़त बनाई हुई है। भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा में सपा की बढ़त देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और कितना मार्जिन देखे बताया जा रहा है दोनों में, और क्या ये देखे क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दिन ये रुझानों में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा, तो कितना मार्जिन इस वक्त नजर आ रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच? जी बिल्कुल आपको बता दें श्रावस्ती विधानसभा में लगभग हजारों वोटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और लगभग 4-5 हजार वोट से बीजेपी पीछा कर रही है समाजवादी पार्टी का। और वही भिनगा विधानसभा की बात करें तो भिनगा विधानसभा में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है। जी बने रहिएगा आप हमारे साथ और तमाम अपडेट भी दीजिएगा। अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंत्री। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। धन्यवाद जी। जी उत्तराखंड में जिस तरीके के इस वक्त रुझान आ रहे हैं, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर। देखिए, जैसा कि पहले से ही ऐसा लगता था कि इस दफा जनादेश जो है वो एक दफा भाजपा एक दफा कांग्रेस के आधार पर नहीं बल्कि कामों के आधार पर होगा, विकास के आधार पर होगा। हमने कितनी सच्चाई से इस राज्य को चलाया है, किस सच्चाई से जनता के बीच में रहकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, किन मुद्दों पर जिनको लेकर हम जनता के बीच में एक दृष्टि पत्र के रूप में लेकर आए थे और उनको किस तरह से हमने पूरा किया है। आदरणीय मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के रूप में यहाँ 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जिसे हम ऑल वेदर रोड, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, अदर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और राज्य सरकार ने यहाँ के पलायन से रिलेटेड, यहाँ के होम स्टे जैसे नायाब ऐसी चीजें अनेकों युवा को जोड़कर कार्य करने की दृष्टि से, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अनेकों ऐसे काम किए जिनको जनता ने बिल्कुल अच्छी तरह से देखते समझते हुए कि जो सबके लिए विकास की डगर बना रहे हैं, सबके लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं, उस सरकार के लिए अपना जनादेश दिया। इस मिथ्या को तोड़ने के लिए कि एक दफा कांग्रेस आएगी एक दफा बीजेपी आएगी, इस मिथ्या से दूर रहते हुए, जातिवाद से दूर रहते हुए सीधा विकास के लिए मोदी जी के जो आचरण देखा उन्होंने, उसमें एक ईमानदारी की छवि जो दिखाई देती है, उन्होंने जो कहा वो किया, उसमें राष्ट्रवाद का जो वो दिखाई देता है, उसको जनता ने सीधे अपना आशीर्वाद दिया और बीजेपी को पुनः सरकार बनाने के लिए जनादेश। लेकिन अनिल जी, क्या ये चीज सही है कि इतनी पहले ही खुशियां मना लेना? क्योंकि देखिए रुझान है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब परिणाम शुरू भी नहीं हुए थे, जब आपके एग्जिट पोल्स भी नहीं आए थे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक आपस में सामंजस्य संगठन और सरकार में, जिस तरह का एक सामंजस्य राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, जिस तरह का एक सामंजस्य राज्य के नेताओं में, केंद्र के नेताओं में, संगठन के मुखियाओं में दिखाई देता था, कार्यकर्ता में जो जोश दिखाई देता था, और जनता जिस चीज को लगातार एक बहुत मुक्त उससे रहते हुए अपनी बात कह रही थी, उससे हम सीधे 60 पार जाएंगे, वो हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, वो हमारा कॉन्फिडेंस था कि हमने जनता के बीच में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, साल भर का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, और लगातार जनता के बीच में रहकर अपना काम किया और अपनी बात कही। इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने उन सभी समीकरणों को ख्याल रखते हुए, जो उनका एक मन था, उसको देखते हुए हम पहले से ही एग्जिट पोल से पहले से हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ पुनः जनता की सेवा के लिए आ रही है। तो क्या वो जो मिथक था सत्ता परिवर्तन का, क्या वो मिटाने में कामयाब रह पाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर वो मिथक ऑलरेडी टूट चुका है, और हरीश रावत का जो ओरिजिनल माइंडसेट था, जो 2002 में उन्होंने शुरुआत रुझान पे ही कह दिया था कि मैं हार गया, हम हार स्वीकार करते हैं, उससे बचते हुए वो अभी तक इस बात को कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मन ही मन वो स्वीकार कर चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस वजह से जनता ने दोबारा इस गद्दी पर बैठाया और जिस सेवा का कार्य उनको दोबारा सौंपा, इस बात का उन्हें अपनी पार्टी के बीच में रहकर दोबारा इसका आकलन करना चाहिए। उन्हें अपने आपस में जो उनका एक दूसरे की खींचातानी का स्वभाव है,
उसका आकलन करना चाहिए, वो उनका वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस सामंजस्यता का परिचय दिया, जिस कार्य भावना का परिचय दिया, जिस एकता का परिचय दिया, आज इसका परिणाम है कि हमने उस मिथक को भी तोड़ा है और जनता का पुनरादेश सेवा करने का प्राप्त किया। तो मिठाई बांटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी और होली से पहले होली मनाने के लिए तैयार है। युवा नेतृत्व के उसमें धामी जी ने जिस तरह से 6 महीने में अनेकों ऐसे काम किए, अनेकों ऐसी योजनाएं दी, एक सामंजस्य दिया, जनता के बीच में रहकर पैंट ऊपर कर भी आपदा में एक प्रधान सेवक घुस सकता है पानी में, इस बात का परिचय दिया, जिससे जनता अभिभूत है। और मोदी जी ने जो बातें कही उससे जनता अभिभूत है, जिस तरह के काम किए उससे जनता अभिभूत है, और इसीलिए हमें ये आदेश मिला। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो अयोध्या से संवाददाता अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। क्या कुछ देखिए रुझान वहां पर नजर आ रहे हैं अमित? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा में जो है लड़ाई दिख रही है, और इस समय 5 विधानसभा में जो है भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, और क्या मान लिया जाए, क्योंकि अयोध्या एक तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया, क्या बीजेपी के लिए वो सही फैक्टर साबित हुआ, अयोध्या राम मंदिर हो? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है इस बार जो चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव है, जो उनके लेकर जो तमाम तरह की बातें आई थी सामने, उसको लेकर जनता एक बार भ्रमित की, और तमाम जो चुनाव घोषणा के बाद जो है कई पार्टियां जो है एक से एक वादा करते रही, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी जी पूरी तरह जो है इस बार जो है बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा और अपडेट देते रहिएगा। संजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, देखिए 370 का मुद्दा भी यूपी में उठाना, उसके साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा उठाना, क्या विपक्ष अपने आप को मजबूती से नहीं दिखा पाया? ये बड़ी वजह है कि विपक्ष लगातार हारता ही चला गया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो जो चीज कही थी, उन सब चीजों को उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो राष्ट्र की अस्मिता से रिलेटेड सवाल हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो। 3 तलाक का मुद्दा पिछले चुनाव में इनका टाई फिक्स हो चुका था। अभी राम जन्मभूमि वाला मुद्दा था, भले कोर्ट ने उसको निर्णय दिया, लेकिन उसको बनाने के लिए जो काम किया, उसके लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस पर भी जो काम हुआ है। फिर काशी का कॉरिडोर उन्होंने तैयार कर दिया, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि कुछ लोग नाराज होंगे, वो वोट नहीं देंगे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी का लोगों के मन में इस चीज को आया है। अब उनके मन में है मथुरा वाला मैटर है एक उनका, वो मथुरा को भी ठीक करने का है। इस वजह से भी इनको वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जिसपे कि अभी वोट जो रुझान है वो वोट्स में सीटों में तब्दील होने लग रहा है। और क्योंकि अभी बदलाव बहुत देर से हो नहीं रहा है, 272 सीटों तक बीजेपी पहुंच चुकी है, और बदलाव अब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है परिणाम में बदलेगा। शाम तक अभी और परिणाम बेहतरीन आ जाएंगे, और आपके सामने आते ही ढोल नगाड़े सब कुछ हो गई। अब सरकार पलट रही है। हाँ, सीटें कुछ कम हुई है, 330 थी, 330 से 272 आई है। तो कुछ लोगों ने जिस तरीके से दल बदल किया, जिनकी टिकट्स काटी भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि जातिगत राजनीति करते थे, उनको भी